नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और दोस्तों, आज संख्या पद्धति का कुछ हम कंसेप्ट बताएंगे। इसके पहले हमने जितने भी कंसेप्ट हैं सभी के सभी कंसेप्ट बता दिया हमने, और आज कुछ कंसेप्ट बताऊंगा मैं, और उसके बाद वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एग्जाम आ रहा है एसएससी एमटीएस का। दोस्तों, एमटीएस का अप्रैल में एग्जाम है, तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कंसेप्ट कौन सा है। सबसे पहला कंसेप्ट साथियों आप लोग याद रखेंगे। देखिए, पहला कंसेप्ट हमारा यह है। पहला कंसेप्ट कहता है कि अगर किसी भी विषम संख्या का गुणा अगर विषम संख्या में करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वह भी एक विषम संख्या होती है। अगर किसी भी ऑड नंबर का गुणा दोस्तों अगर ऑड नंबर में करते हैं तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वह भी ऑड नंबर होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जैसे कोई एक विषम संख्या ले लीजिए, हमने ले लिया 5 का गुणा अगर हम 3 में कर दिए तो इसका जो आंसर आएगा वह 15 आएगा। अब 15 भी एक विषम संख्या ही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट हमारा कहता है कि दोस्तों अगर किसी भी विषम संख्या का गुणा अगर किसी भी सम संख्या में करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वह एक सम संख्या होती है। किसी भी अगर कोई भी विषम संख्या है, अगर उसका गुणा इवन नंबर में करते हैं यानी सम संख्या में करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वह जो आंसर होगा वह इवन नंबर यानी सम संख्या होगी। जैसे एक विषम संख्या ले लीजिए, यहाँ से कोई भी 3, ठीक, और एक सम संख्या ले लीजिए 4, 3 चौक 12। देखिए दोस्तों, 3 विषम संख्या है, 4 सम संख्या है, और इसका गुणा करने पर जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है दोस्तों वह 12 आ रहा है। अब 12 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा कंसेप्ट है कि अगर किसी भी विषम संख्या का प्लस माइनस करते हैं किसी भी विषम संख्या में तो उसका जो आंसर आएगा वह एक सम संख्या होती है। किसी भी विषम संख्या का प्लस माइनस किसी भी विषम संख्या में करते हैं तो यह एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे एक विषम संख्या दोस्तों 11 प्लस एक सम संख्या 3, तो 11 और 3 होता है 14। 11 और 3 14, 14 क्या है, एक सम संख्या है। अगर आप 11 में से 3 को घटा दीजिए, अगर आप 11 में से 3 घटाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वह 8 होगा, और 8 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि अगर आप किसी भी विषम संख्या का प्लस माइनस किसी भी इवन नंबर यानी सम संख्या से करते हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वह भी एक सम संख्या होती है यानी इवन नंबर होती है। ठीक है, जैसे एक इवन नंबर आप ले लीजिए, एक आप ऑड नंबर ले लीजिए 11, और 11 प्लस एक इवन नंबर यानी सम संख्या 2 ले लीजिए, तो 11 और 2 होता है दोस्तों 11 और 2 13 होगा। 11 और 2 यहाँ पर दोस्तों ऑड नंबर होगा। अगर किसी भी ऑड नंबर का प्लस माइनस किसी भी इवन नंबर में करते हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दोस्तों वह एक ऑड नंबर होगा। जैसे 11 प्लस 2 करेंगे 13 आएगा, तो 13 क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला कंसेप्ट नंबर 5 कहता है कि अगर आप किसी भी सम संख्या का प्लस माइनस करते हैं किसी भी सम संख्या में, तब इसका जो आंसर आएगा वह भी एक सम संख्या होगी। ठीक है, जैसे एक सम संख्या 4 ले लीजिए प्लस एक सम संख्या 2 ले लीजिए, तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 क्या है, एक सम संख्या है। अगर 4 में से 2 घटा देंगे तब पर भी क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, यही कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट पर कैसे सवाल लगाना है आपको आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है,
चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर यदि पहला क्वेश्चन है यदि n स्क्वायर माइनस 33, पहला क्वेश्चन है n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 कामा n स्क्वायर माइनस 29, n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य, ये सभी की तीन संख्या दिया है दोस्तों, और तीनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है? n के कितने मान संभव हो सकते हैं जहां n एक पूर्णांक संख्या है? दोस्तों पूर्णांक हमने बताया है, पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है और पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दोस्तों पूर्णांक आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे 1.3 हमने लिख दिया तो दशमलव को जो पहले होता है, दशमलव से जो पहले वही तो पूर्णांक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर क्या है, ये तीन संख्याएं दी गई हैं और तीन के तीनों संख्याएं क्या हैं? तीन के तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तीन के तीनों संख्या क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से आप इसका अंतर देख लीजिए, 31 दूनी 33, यहाँ से भी 29 दूनी 31, यानी इन तीनों संख्याओं का जो गैप है वह दो का गैप है। दो का गैप का मतलब गैप समान है, और जब भी कोई भी संख्या का गैप अगर समान रहता है तब उसे हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। तो यहाँ तीन के तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। हमने आपको बताया है कि अभाज्य ऐसे कितने अभाज्य संख्याएं हैं जो क्रमागत होती हैं। कितने अभाज्य संख्याएं? तो तीन अभाज्य ऐसी संख्याएं हैं जो क्रमागत होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? 3 है, 5 है और 7 है। यही तीन ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं जो क्रमागत होती हैं। इनके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या क्रमागत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप इसको मानते हैं, यहाँ पर इसके बराबर अगर 3 कर देते हैं दोस्तों, n स्क्वायर माइनस का 33 बराबर अगर 3 करते हैं, ठीक है, अगर 3 करते हैं तो यहाँ से n स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 6। ठीक है, n का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। तो प्लस माइनस 6 आने का मतलब यह है कि n के दो मान संभव है। n के कितने मान संभव है? 2 मान संभव है। तो इसका जो ऑप्शन है बी वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि यदि अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। देखिए 17 है, 29 है, 43 है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प है, 17, 29, 43, इनमें से कोई नहीं। 17, 29, 43, नॉन ऑफ दी। ठीक है, कोई नहीं। तो अब देखिए इसका कहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। आप सभी लोग जानते हैं अभाज्य संख्या अगर कोई है तो उसको अगर जोड़ते हैं तो अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे। देखिए एक अभाज्य संख्या 2 होती है, अगर अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्याएं जोड़ेंगे तो कभी भी उसका योगफल सम नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 3 अभाज्य संख्याएं हैं तो पक्का यह गारंटी है कि उसमें एक अभाज्य संख्या 2 है, तभी जोड़े पे 100 आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। तो कहने का मतलब समझिए अभाज्य संख्या 3 है, ए बी, हमने सी 3 ले लिया, जिसमें से हमने कह दिया कि एक तो अभाज्य संख्या फिक्स है 2 है। ठीक है, क्योंकि एक सम संख्या होगा तभी उसका योगफल 100 आएगा। एक तो 2 हो गया, एक 2 हो गया, बाकी जो दोनों बचे हैं वह दोनों विषम होंगे। भाई यह ऑड नंबर होगा और ये भी ऑड नंबर होगा और ये जो है इवन नंबर होगा, तभी तो उनको जोड़ने पर, इन सभी को तीनों को जोड़ने पर 100 बनेगा। ठीक है, तो इवन जो अभाज्य संख्या वो तो 2 हो गया, बाकी ये दोनों विषम संख्याएं हैं। बाकी ये दोनों क्या है दोस्तों? विषम संख्याएं हैं। कहा है
कि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, कोई या तो यह अधिक हो या तो यह अधिक हो। अगर मैं मानता हूं कि यह यक्स है, यह कितना हो जाएगा, इससे 36 अधिक, यानी यक्स प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है दोस्तों। अब का इन सभी का योग 100 है, 100 है। बस इसको हल कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2x और ये 36 दूँ 38, 38 घटाएंगे यानी 40 घटाएंगे 60 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे 62। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 31। x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 31। x का मान क्या हो जाएगा 31। यानी हमसे क्या पूछा है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है 31 है। ऑप्शन में 31 तो नहीं है, इसका मतलब कोई और दिया होगा, 2 भी नहीं दिया है। तो अगर आप 31 और 36 जोड़ते हैं, 31 प्लस 36 यह हो जाएगा 67 और एक हो जाएगा 2। इन तीन हमारी संख्या है 31, 67, 2। इन तीनों का योगफल 100 होगा। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यह है, कहा है कि यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं, यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं और n 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m माइनस n के बराबर है क्या है। चलिए m कहा है दोस्तों 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। m कहा है 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, यह होती है 15। और n क्या है, n कहा है कि 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो n का जो मान आएगा 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है, 10 होती हैं। तो हमसे पूछा है m माइनस n, यानी दोनों को घटा दीजिए, दोनों घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा 5। m माइनस n का उत्तर क्या होगा दोस्तों 5 होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 3 नंबर जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं, ऐसे हैं कि पहले 2 का गुणनफल 286 है और अंतिम 2 का गुणनफल 770 है। 3 संख्याओं का योग क्या होगा। कहा है कि पहले 2 यानी पहले ए बी, पहले दोनों का गुणनफल दोस्तों दिया है इसमें 286 और अंतिम दोनों का गुणनफल दिया है 770 दिया है। तब तीनों संख्याओं का योग क्या होगा यह पूछा है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ से निकालना चाहते हैं, हम ए बट्टे सी का मान निकालना चाहते हैं, यहाँ से बी तो बी कट जाएगा, भाग दे देंगे कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको काट के छोट कर सकते हैं हम लोग, इसको छोटा करेंगे। अगर 2 से काटते हैं दोस्तों, 11 से काटेंगे तो 11 77, ठीक है, और 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66, अभी भी कटेगा। 2 से कटेगा तो 35 दूना 70 और 2 से कटेगा 13, ठीक है। 13/35 आएगा ए और सी का मान, 13/35 आएगा ए और सी का मान, यानी ए का मान अगर 13 है तो सी का मान 35 है, ठीक है। अगर ए का मान 13 तो सी का मान यहाँ से 35 आ जाएगा। तो अगर बी का मान निकालना तो आप किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो किसी भी समीकरण में रखिए, यहाँ पर b इंटू सी का मान 770 है, जिसमें से सी का मान दिया है b गुणे 35 बराबर 770। यहाँ से अगर b का मान निकालेंगे तो 7 से काटिए, 7 पंजे 35, 7 से काटेंगे 11 77, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी b का मान हो जाएगा दोस्तों 22। b का मान हो जाएगा 22, b का मान 22 होगा। हमसे पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा, 13, 35 और 22 का योग क्या होगा, 3, 5, 8, 2, 10 के 0, 10 के 0, 3, 1, 4, 2, 6 और 1, 7। तीनों का योगफल जो है दोस्तों वह 70 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न, x, y तथा z अभाज्य संख्याएं हैं तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है, तो x का अधिकतम मान क्या है? x का अधिकतम मान बताना है। x का अधिकतम मान क्या होगा? 19 होगा, 23 होगा, 31 होगा या फिर 29 होगा? देखिए, कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है वह 38 दिया है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 दिया है, तो x का अधिकतम मान पूछा है। अगर x का मैक्सिमम मान पूछा है तो पक्का है y और प्लस जेड का मिनिमम मान होगा। ठीक है, तो इन दोनों का तो मिनिमम मान होगा, कम होगा, और उसका अधिकतम होगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड एक 38 संख्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें एक तो बात फिक्स है कि उसमें एक ऐसी संख्या अभाज्य ऐसी संख्या है जो सम है, और एक ही अभाज्य संख्या सम है जो 2 है। तो इसका मतलब अगर आप चाहे y का मान 2 रखिए या z का मान 2 रखिए, तो हम यहाँ से कह दिए कि z बराबर 2 है। अगर z का मान 2 रख देते हैं तो x का मान क्या रख सकते हैं हम? अगर x का मान 31 रखते हैं और प्लस z का मान तो 2 हो गया, z का मान 2 हो गया, और यहाँ से y का मान 5 रखेंगे तो 5 2 7 और 31 7 38 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 31 होगा, y का मान 5 होगा और z का मान दोस्तों 2 होगा। ठीक है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा? 31 होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन को ध्यान में रख के काम करना दोस्तों। ऑप्शन 19 है, 23 है, 31 है और 29 है। अगला प्रश्न कहता है कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? n एक छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है, और 3 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। अगर आप इसको 13 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? 13 साथे 91 और 91 और 10 101, यानी शेषफल जो होगा वह 10 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें पहले 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? दोस्तों 1001 और 385 यह दोनों ही संख्याएं बहुत ही फेमस होती हैं। बहुत फेमस का मतलब, अगर आप 7 11 और 13 का गुणा करेंगे, ये 3 के तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इन तीनों का गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वह 1001 आता है। 1001 आता है। और अगर आप 5 7 11 का गुणा करेंगे, 5 7 11 का गुणा करेंगे, तो इसका जो आंसर आता है वह 385 आता है। 385 का पहले 3 का गुणनफल 1001 है, अंतिम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 385 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा है। दोस्तों सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है इसमें? 13 है, तो इसका जो आंसर है वह 13 है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।